नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नोएडा से, जहां नोएडा की 150 झुग्गियों में भीषण आग लगी है। आग में सभी 150 झुग्गियां जलकर राख। आग में झुलसकर 2 बच्चों की भी हुई मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर की पूरी घटना है। 2 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई है। नोएडा में 150 झुग्गियों में भीषण आग लगी है। आग में सभी 150 झुग्गियां जलकर राख। आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताया गया है। बता रहे हैं बड़ी खबर नोएडा से, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। ये पूरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। ये आपको बता दें, जो घटना है वो दोपहर की बताई जा रही है। आग लगी है, 150 झुग्गियां इस भीषण आग में जलकर राख हो चुकी है। आपको बताते चले, इस दरमियान 2 बच्चों की भी आग में झुलसकर मौत हो गई है। बेहद ही ये बड़ा हादसा आज नोएडा में देखने को मिला, जहां 150 झुग्गी जलकर राख हो गई। आज थाना फेज 3 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बहलोलपुर के पास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पे अचानक आग लग गई है, जिसमें तत्काल फायर की टीम मौके पर पहुँची और इनको जो है वो आग बुझाने का प्रयास किया गया। लगभग 12 गाड़ियाँ हमारी इसमें इन्वॉल्व थी और 150 के आसपास ये झुग्गियाँ थी जिनमें आग लगी थी। संभवतः स्पार्किंग या सिलेंडर फटने से अभी इसकी जो है वो जाँच की जा रही है और हवा तेज होने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, परंतु फायर के द्वारा जो है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। सतीश, ज्यादा जानकारी के लिए बताएं कि 150 झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा हादसा कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गैस का सिलेंडर फटने से 150 झुग्गियां जलकर राख हो जाती हैं, उसमें हताहत की कोई हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ उसमें 4 बच्चे जो झुलस गए थे उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन इसमें जो यूपी सरकार का जो सामने फैसला आया है कि उनका जो फैसला है, उन्होंने ये कहा है कि जो झुग्गियों में जो परिवार जिनकी झुग्गियां जल गई हैं और जो जिनके बच्चे इसमें झुलस के खत्म हो चुके हैं, उनको 4-4 लाख रुपए का देने का वादा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ग्रेटर नोएडा में ये सबसे बड़ी घटना कही जाएगी, जो आखिर में गैस सिलेंडर फटा कैसे। जी मतलब अब बच्चों की मृतक बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि अभी तक जो 2 खबर आ रही थी, लेकिन जैसा कि हमारा अभी संवाददाता ने बताया कि 4 बच्चों की झुलसकर मौत हुई है और आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है। गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। बहरहाल हमसे बात करने के लिए सतीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अधिकारियों ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास रूपरेखा बताई है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार प्रेजेंटेशन के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है उसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन एयरफोर्स से बात कर सहमति बना ली जाए। दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार सहित उस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास वर्ष 2018 में हुआ था। इस हवाई अड्डे का नामकरण महाकवि विद्यापति जी के नाम पर होगा, जिसे विधानसभा से भी पारित किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट की 4 दीवारी को भी ऊंचा करने की बात हमने कही है। बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय दौरे पर इन दिनों बेगूसराय में हैं। आपको बता दें, आज बलिया स्वास्थ्य केंद्र में दौरा करने के बाद गिरिराज सिंह ने बंगाल चुनाव के दौरान हुए हिंसा को लेकर बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज ने कहा है कि बंगाल की सरकार आतंक और हिंसा का पर्यायवाची शब्द बन गया है। किशनगंज के इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार की बंगाल सरकार के नेतृत्व में वहां मॉब लिंचिंग कर दी गई। बंगाल में लगातार भाजपा नेताओं पर हमला किया जा रहा है और सभी हिंसा और घटना बंगाल में ममता बनर्जी के उकसावे पर ही हो रही है। ममता बनर्जी की हार इस चुनाव में तय है। 2 मई के बाद गुंडों का राज समाप्त हो जाएगा।
मेरा मानना है ये ममता बनर्जी के द्वारा उस्कावे करके हिंसा फैलाया जा रहा है, चुनाव में भय पैदा किया जा रहा है। हार रही ममता जी घबराहट में, फ्रस्ट्रेशन में ये ऐसे कदम उठा करके अपने लोगों को बहका रही हैं, अपने लोगों को उस्का रही हैं, लेकिन आने वाले दिन में गुंडों को भी बख्शा नहीं जाएगा और 2 तारीख के बाद गुंडा राज वहां समाप्त होगा और ममता जी का हार। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां राज्यपाल भवन में सर्वदलीय बैठक की गई। आपको बता दें, इस सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। वहीं इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव अवनीश चंद अवस्थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक हुई है। इस सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। आपको बता दें, इस बैठक के दरमियान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ सुरेश खन्ना चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर बांदा से है, जहां जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां एक दिन में 114 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा अब 543 दर्ज किया गया। इन बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। संक्रमण का आंकड़ा लगातार यूपी के बांदा में बढ़ता ही जा रहा है और हालांकि जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन फिर भी जो संक्रमण की रफ्तार है वो कहीं से कहीं तक धीमी नहीं दिख रही। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 543 पहुंच चुकी है यूपी के बांदा में। तो वहीं चित्रकूट में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव के चिन्ह आवंटन के दौरान प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते विकासखंड कार्यालय में भीड़ ने जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। तो ये तस्वीर हम आपको चित्रकूट की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, ना ही मास्क लगाकर लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, ना ही किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया गया है। जमकर प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है। प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई थी, जिसके चलते ही लोगों ने जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जहां लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के लिए लोगों से अपील की है। टीका उत्सव को देखते हुए सिविल अस्पताल जिलीगंज में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभालने के लिए वहां कोई पुलिस अफसर भी मौजूद नहीं था। पूरे देश में टीकाकरण उत्सव मनाने का ऐलान किया जा चुका है और इसी कड़ी में यूपी के फर्रुखाबाद में इस अस्पताल में सैकड़ों की भीड़ में टीकाकरण के लिए लोग पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि इतनी तादाद में लोग होने के बजाय कोई भी पुलिस बल की तरफ से प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी, कोई भी पुलिस इस अस्पताल में मौजूद नहीं है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में तैनात सेना के जवान का पार्थिव शरीर जवान के गांव अमेठी पहुंचा। आपको बता दें, सेना के अधिकारियों के मुताबिक सेना के जवान ने अपनी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताते चले, मृतक जवान की पत्नी और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस दौरान परिजनों ने मांग की है कि जब तक उनके बेटी को शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर नोएडा सीपी आलोक सिंह का हंटर चला है। बता दें, पुलिस कस्टडी से फरार हुए राजन गुप्ता मामले में नोएडा सीपी ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। जानकारी के मुताबिक कैदी राजन गुप्ता को जिम्स अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, तभी उपचार के दौरान ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल से कैदी फरार हो गया। थाना रघुपुरा में 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध खनन के कार्यों में लिप्त थे। इनके पास से 5 डंपर, 3 पोपलैन मशीन ये बरामद की गई है। इनके विरुद्ध खनन अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर खनन और जितने भी अवैध कार्य हैं, इन अवैध कार्यों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थाना रघुपुरा में 8 अभियुक्त। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के थाना इकोचेक 1 में एक्सटेंशन में स्थित एक कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, आसपास की कंपनियों को आनन फानन में खाली करा लिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताते चले, इस मामले में अभी किसी हताहत की कोई खबर नहीं आई है और साथ ही आग लगने के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं नोएडा में कतरन से भरी लोडिंग कैंटर गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। पूरा मामला नोएडा सेक्टर 62 के NIB रोड का है, जहां कैंटर गाड़ी में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से कैंटर में लदा कतरन जलकर राख हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण तो नहीं मालूम है अभी, लेकिन चूंकि सूचना मिली कि एक ट्रक में सेक्टर 62 में चौकी के पास आग लगी है, सूचना को अमल में लाते हुए तत्काल हम फायर टैंकर को लेकर मौके पर आए। देखा कि गाड़ी में जो है DCM थी, उसमें जो है कतरन भरा हुआ था। कतरन में आग लगी थी। कतरन को नीचे गिरवा के और गाड़ को बुझवाया जा रहा है और गाड़ी का नंबर भी जो है उसमें माल लगा, उसको भी खाली करवाया जा रहा है कि कहीं अंदर उसमें राख लगा हो। इस प्रकार की कोई जनहानि किसी प्रकार की कुछ नहीं है, सब ठीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के कैरमेर ग्राम सभा के भटेउरा गांव के खेत में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने से 40 बीघे के ऊपर फसल जलकर राख हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। बताते चले, प्रदेश में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मरीमाता चौराहे पर बालागंज के मरीमाता मंदिर के पास आग लग गई। आपको बता दें, खाली पड़े प्लॉट के कूड़े के ढेर में और झाड़ियों में ये आग लगी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में मैनपुरी में गठित साइबर टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कहा कि ये ठग गैंग कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र में ठगी की घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस पूछताछ में गिरोह के सदस्यों ने बताया कि जामतारा वेब सीरीज देखने के बाद वो इससे प्रभावित हुए थे, तब जाकर घटना को अंजाम दिया गया था। फ्रॉड को अंजाम देने वाले इस गिरोह ने अब तक करोड़ों की चल अचल संपत्ति अर्जित की है। मैनपुरी पुलिस ने इस गिरोह से शिकायतकर्ता सौरभ गोयल के
67,000 और डॉक्टर उमंग के 75,000 रुपए फ्रीज कराते हुए कंचन कुशवाहा के रुपए वापस दिलाने का कार्य किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने साइबर टीम को 20,000 रुपए नगद राशि पुरस्कार देने की भी घोषणा की। मेरे फ़ोन पे एक अननोन कॉल आई, फिर उसने मेरे को बोला कि आप अपने फ़ोन पे को खोलिए, उसमें बेल आइकन है, बेल आइकन पे आप जाकर देखिए एक मैसेज होगा, उसे आपको रिसीव करना है। तो मैंने उस मैसेज को रिसीव करा। रिसीव करने के बाद जो मैंने अपना मैन बैलेंस चेक करा। मैन बैलेंस चेक करने के बाद जो मेरा मैन बैलेंस था वो सारा डिडक्ट हो चुका था। कितना अमाउंट था? 11 था। तो मेरा पूरा उसने डिडक्ट कर लिया। फिर मैंने सेम नंबर पे दोबारा कॉल किया, उसने कहा 24 आवर्स में आपका सारा बैलेंस वापस हो जाएगा। बट मैंने 24 आवर्स तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कंप्लेंट डाली और इसमें साइबर सेल ने हमारी बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको लगातार पूरा पीछे ट्रेस किया गया। जो अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसे गए थे, उस अकाउंट की जब हमने पूरी छानबीन की, उस अकाउंट के नंबर से जो दूसरे अकाउंट लिंक थे उन सभी को देखा गया। और पीछे जाते जाते हम लोग, ये कानपुर का एक ककवन थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक गिरोह है जो कि जामतारा वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर आई हुई है, उसे देखकर उन्होंने ये सब अपराध करने की प्रक्रिया बनाई थी। और पिछले कई दिनों से इस प्रकार की जो जामतारा की घटनाएं इन्होंने अखबार में पढ़ी और वेब सीरीज़ देखी, उसके अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार के दरभंगा की, जहां दरभंगा जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी के कारण सभी तरह की दुकानों को शाम 5 बजे बंद कराने का आदेश दिया। लेकिन मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर, आयकर चौक, हसन चौक इत्यादि जगहों पर कुछ दुकानदार 7 बजे के बाद भी दुकान खुली रख रहे हैं। इसके बाद दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में यातायात थाना, नगर थाना, कोतवाली ओपी एवं विश्वविद्यालय थाना की टीम मौके पर पहुंचकर सभी खुले हुए दुकानों को बंद करवाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश इंदौर की, जहां इंदौर शहर के अस्पतालों में बेड की कमी और कोरोना इलाज में रामबाण माने जाने वाले यानी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन में आ रही कमी और ऑक्सीजन की कमी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर, अमेजियम कॉलेज के डीन और अरविंदो अस्पताल की डॉक्टर विनोद भंडारी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान एमजीएम डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने कहा है कि शहर में पिछले 3-4 दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आ रही है। डीन ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमित हर एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना जरूरी नहीं है। ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन के लेवल केवल 92 से ज्यादा कम हो या फिर लगातार बुखार बना हुआ हो, ऐसे ही मरीजों को 30% से ज्यादा लंग्स खराब हुए, तो इसी को लेकर डॉक्टर की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रोटोकॉल की जानकारी के बारे में मीडिया के जरिए दी है। पेशेंट से फिर भी पेशेंट लाइन में खड़ा है, सुपर स्पेशलिटी का तो ये नहीं, देखिए इसमें खरीदने के लिए इसमें जो इशू है, जो कि भंडारी साहब ने भी डिस्कस किया और पांडे साहब ने भी डिस्कस किया, कि हमको ये बताया गया है, जो हमें गाइडलाइंस हैं, कि जो मॉडरेट टू सीवियर हैं उनको देना है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम है रूम एयर पे उनको देना है। उस गाइडलाइंस के आधार पे जो आईसीयू में भर्ती हैं, तो डॉक्टर क्यों भिजवा रहा है सर? कहाँ नहीं, तो सुनिए, अब पहले मेरे को कवर कर। आईसीयू में जो भर्ती हैं उनके लिए ही इंडिकेटेड हैं और उसी इंडिकेशन के लिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अभी चूँकि 1-2 दिन ट्रांजिशन फेस है और कुछ लोग जो लग रहे हैं, तो हम 1-2 दिन। तो वहीं प्रदेश में बढ़ती कोरोना के कहर से रतलाम भी अछूता नहीं रहा। यहां भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बाद भी रतलाम शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी दुकानें बंद है। प्रशासन सख्त है और सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है और जरूरी सेवाओं के लिए प्रशासन की ओर से छूट भी दी गई है। कोरोना का कहर हम देख सकते हैं। अगर हम रतलाम की बात करें तो लॉकडाउन का एक तीसरा दिन है। रतलाम को 9 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन जिला प्रशासन की ओर से कर दिया गया है और ये तीसरा दिन है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो पूरी तरह से रोड पर सन्नाटा छाया हुआ है, सारी दुकानें बंद है। और अगर हम रतलाम के कल की पॉजिटिव संख्याओं की बात करें, 1 से 46 पॉजिटिव संख्या यहाँ पर पाई गई और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो निश्चित रतलाम में भी कोरोना का कहर देखा जा सकता है। तो हम सारी जनता से एक ही अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं।
मध्य प्रदेश में लागू 60 घंटे के लॉकडाउन का पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन करवा रही है। इसी कड़ी में नागदा में भी पुलिस महकमे ने सड़कों पर उतरकर गश्त किया और लोगों को समझाइश के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिले में प्रदेश में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है, लेकिन सरगुजा जिले में करीब 200 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना को लेकर लोकमंच न्यूज संवाददाता शैलेश सिंह ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अपनी पैर को बहुत ज़्यादा तरीके से पसारा हुआ है और यहाँ मामले रोज़ बढ़ते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर मैं बता दूं तो कल छत्तीसगढ़ में 14,000 के पार केसेस आए हैं। वहीं सरगुजा में भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। कल सरगुजा में 194 केस मिले हैं और सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में कल 26 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जहाँ सरगुजा में कल 10 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लोकमंच न्यूज़ से मैं शैलेश सिंह, सरगुजा से। किशनगंज टाउन थाना प्रभारी की बंगाल में मॉब लिंचिंग के दौरान मौत हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार बंगाल गए थे, लेकिन वहां भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। अश्वनी कुमार की मौत की खबर के बाद सदमे में उनकी मां का भी निधन हो गया। पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी ने 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, इस दरमियान कल देर शाम शहीद पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पूर्णिया के जानकीपुरम थाना के 5 मंडल टोला पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार शहीद अश्वनी कुमार की मां की मौत सदमे के कारण हुई है। सुबह 7 बजे के आसपास दिनेश कुमार को एसआई थे फोन किए किशनगंज टाउन थाना से, जैसे से हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले तो इस्लामपुर से पोस्टमार्टम करा के पुलिस लाइन थाना को लाया, डेड बॉडी को लाया गया। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर डेड बॉडी को जो हुआ गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद इसके बाद हम लोग को बोला गया डेड बॉडी आप लोग ले जाइए। तो हम लोग मांग किए सबसे पहले ये हत्या हुई है, इस हत्या के बारे में स्पष्ट जानकारी हम लोग को चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो भी पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, कहीं किसी को खरोच तक नहीं लगा है। खबर कटिहार के रघुनाथपुर गांव की है, जहां शराबियों को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस टीम के साथ भीड़ ने मारपीट भी की है। इस पुलिस टीम ने महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। भीड़ ने मारपीट कर शराबियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मारपीट की इस घटना के बाद पुलिस कुल 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और साथ ही 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। एक महिला और पुरुष को भी इस दरमियान गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के कटिहार की, जहां शराब माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और एक युवक युवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के कटिहार में चोरी के आरोप में पूर्णिया जिले के 2 बाइक सवार युवकों भीड़ ने लाठी डंडों से पीट कर सरेआम निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, मामला फलका थाना क्षेत्र के बाजार की है, जहां फलका बाजार में दुकान का पैसा से भरा गल्ला चोरी करते 2 चोरों को दुकानदार सहित भीड़ ने दबोच कर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। फिर उन्हें बिजली के खंभे से बांधकर तब तक पीटा जब तक पुलिस नहीं पहुंच गई। कपड़ा दुकानदार मुन्ना गुप्ता के दुकान से चोरी का आरोप था। बाइक पर सवार दोनों आरोपी पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची फलका थाना पुलिस ने भीड़ से आरोपियों को छुड़वा लिया और हिरासत में ले जाकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हम अपने दुकान पर से देखे कि एक आदमी चढ़ा, सोचे कहाँ है तो रुक गए। जब देखे कि कुछ ले करके निकला, गमछा उस पर था, तो सोचे भाई लगता है चोर है। हल्ला किए तो भाग गया। भागने क्रम में क्या चीज उठा के ले जा रहा था? गल्ला दुकान का गल्ला। ऐसा पहले भी हुआ है गल्ला चोरी यहाँ पे हल्का प्रखंड में? हाँ, मालूम तो है बाजार में हुआ है। कहाँ का था वो आदमी, पता चला? नहीं, ये तो पता